ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। Hello and welcome. I am Professor Dr. Brijesh Kumar Sharma. I am here to present my views on approaches of teaching mathematics. विद्यार्थियों, आज हम गणित शिक्षण के उपागमों पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के उपरांत विभिन्न गणितीय शिक्षण उपागमों के बारे में जान सकेंगे, विभिन्न गणितीय शिक्षण उपागमों का अध्ययन कर सकेंगे, विभिन्न गणितीय शिक्षण उपागमों का उपयोग कर सकेंगे। अतः हम विभिन्न गणितीय उपागमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि हम गणितीय अध्ययन अध्यापन सरलता से कर सकेंगे। तो जब हम प्रस्तुत विषय पर चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों, हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, गणित को कैसे पढ़ाएं, कैसे इसकी रूपरेखा तैयार करें, जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों को सामान्य, रुचिकर एवं सरल तरीकों से गणित का शिक्षण करा सकें। It is a really difficult problem for the teacher to find out the answer of this question. So the answer is approach. यह एक शिक्षक के समक्ष बहुत कठिन समस्या है, परंतु इसका एकमात्र उत्तर हमारे समक्ष आता है, वह है उपागम। उपागम की सहायता से विद्यार्थियों को आसान तरीकों से गणित का अध्ययन कराया जा सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि उपागम क्या है? What is approach? So approach is a teacher's teaching style, including their methods, theories, feedback and assessments. अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि उपागम एक शिक्षक की शिक्षण शैली है, जिसमें उनके तरीके, सिद्धांत, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन शामिल है। There are several pedagogical approaches for teaching and learning mathematics, each with its own strengths and applications. But one approach cannot be applied to teach mathematics to all the classes because every student has some unique characteristics. अतः यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गणित पढ़ाने एवं सीखने के लिए कई शैक्षणिक उपागम हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी सामर्थ्य एवं अनुप्रयोग हैं, परंतु सभी कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए एक उपागम लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर एक शब्द मैंने ये यूज किया है कि विशिष्ट विशेषताएं होती है, और एक उपागम हम सभी विद्यार्थियों को उपयोग में नहीं ला सकते। उनके सामने हम विभिन्न उपागमों की चर्चा, विभिन्न उपागमों के द्वारा हम उसकी टीचिंग लर्निंग कराएंगे, क्योंकि यदि विद्यार्थियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, दो विद्यार्थियों की विशेषताएं अलग हैं, दो विद्यार्थियों की सीखने की क्षमताएं अलग हैं, तो उन्हें या उनके समक्ष विभिन्न विधियों का उपयोग होना चाहिए। जब विभिन्न विधियों का उपयोग करेंगे, विभिन्न उपागमों का उपयोग करेंगे, तो उनकी टीचिंग लर्निंग जो है, उनकी अचीवमेंट जो है, अच्छे से होगा या सरलता से होगा, और वो जिस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं उसे वो प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर? अतः इस तारतम्य में हम कुछ महत्वपूर्ण उपागमों की चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान उपागम,
इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, आगमन एवं निगमन उपागम, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच, विश्लेषण एवं संश्लेषण उपागम, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, अन्वेषण उपागम, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी उपागम है। यहाँ इस क्रम में सर्वप्रथम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान उपागम की चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, समस्या समाधान उपागम को दो बिंदुओं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट से समझने का प्रयास करते हैं। अतः प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। गणित में समस्या समाधान में गणितीय समस्याओं को समझने एवं हल करने के लिए एक संरचित उपागम शामिल होता है। साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज मेनली concerned with the training of students to overcome the difficulties and obstacles occurred in way of solving the problems। समस्या समाधान उपागम मुख्य रूप से समस्याओं को हल करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों एवं बाधाओं को दूर करने के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। अतः समस्या समाधान उपागम का उपयोग किसी समस्या को क्रमबद्ध तरीकों से हल करने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्रमबद्ध तरीकों से मतलब ये है कि जो क्रम तैयार है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि इस क्रम के बाद दूसरा क्रम ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, उसके अनुरूप यदि हम समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं तो समस्या के निश्चित रूप से हमें समाधान उपलब्ध होंगे। अब हम समस्या समाधान उपागम को एक समस्या समाधान लूप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। इसके क्रम में सर्वप्रथम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आता है। समस्या का चयन शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को मिलकर करना चाहिए। समस्या का चयन विद्यार्थियों की समस्याओं में से करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उसके समाधान में अपनी रुचि सम्मिलित कर सके। यहाँ पर रुचि से मतलब या अर्थ ये है कि विद्यार्थी यदि अपनी समस्या में अपनी रुचि जागृत करेगा या रुचि को प्रॉब्लम से संबंधित करके आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो समाधान की ओर बढ़ेगा। दूसरे क्रम पर एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज। समस्या के चयन के उपरांत समस्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं उनकी सूची बनाई जाती है। इसके आधार पर विचार तैयार किए जाते हैं। वहीं तीसरे क्रम में सिलेक्ट द बेस्ट आइडियाज। इन विचारों में से सर्वोत्तम विचार का चुनाव किया जाता है। चौथे क्रम में बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया, अर्थात विचार का परीक्षण कर उसे तैयार किया जाता है और अंत में इवैल्यूएट द रिजल्ट्स, परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। वहीं आगे अब हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, आगमन एवं निगमन उपागम की चर्चा करेंगे। आगमन उपागम में प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न एवं रूल का क्रम अपनाया जाता है। उदाहरणों, अनुभवों, प्रयोगों का विस्तृत अवलोकन करते हुए पैटर्न को आधार में रखते हुए नियम बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 3-4 बातें हमने स्पष्ट रूप से कही। उदाहरणों, अनुभवों, प्रयोगों एवं विस्तृत अवलोकन करते हुए पैटर्न को आधार में रखते हुए नियम बनाया जाता है। आपने अपने अनुभव लिए, अपने उदाहरण लिए, अपने प्रयोग लिए, उनको ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़े, ठीक है ना। वहीं एक पैटर्न आपके सामने आया कि सभी में ये पैटर्न है। जब हमारे पास हमारे सामने कोई पैटर्न तैयार हो जाता है तो हम किसी रूल पर पहुंच जाते हैं, किसी नियम पर पहुंच जाते हैं और एक नियम हमारे समक्ष आ जाता है। इसके अंतर्गत हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इस उपागम द्वारा
शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर विद्यार्थी तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचते हैं। क्लियर? अब यहां पर हमने वही बात कही कि किसी सिद्धांत एवं नियम या सूत्र पर पहुंचते हैं, है ना? और एक शब्द का और उपयोग किया है, तार्किक ढंग से। मीन्स जब हमारा मैथमेटिक्स या गणित का छात्र होता है, गणित का विद्यार्थी हमारे समक्ष होता है, तो वो तार्किक तरीके से, लॉजिकल तरीके से छात्र या विद्यार्थी उसको सीखते हुए विचार विमर्श, मीन्स आंतरिक भी विचार विमर्श कर सकता है, शिक्षक से भी विचार विमर्श कर सकता है और आगे की ओर बढ़ता है और सूत्रों का या सिद्धांतों का या रूल का प्रतिपादन करता है। वहीं निगमन उपागम में प्रेजेंटेशन ऑफ रूल, एप्लीकेशन ऑफ रूल, कंक्लूजन एवं वेरिफिकेशन का क्रम अपनाया जाता है। अच्छा, यहां पर यह बात भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कि आगमन और निगमन दोनों विधियां महत्वपूर्ण हैं गणित में, लेकिन दोनों के पद्धतियां अलग हैं, दोनों की शुरुआत अलग है, दोनों की पहुंच या अप्रोच थोड़ी सी भिन्न है। नियम का अनुप्रयोग करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचकर निष्कर्ष का सत्यापन करते हैं। इसके अंतर्गत हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। इस उपागम द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष सूत्र एवं नियम प्रस्तुत करता है। अभी आपने यहाँ पर बात देखी, सूत्र एवं नियम प्रस्तुत कर रहा है टीचर, यहाँ पर शिक्षक छात्रों को, विद्यार्थियों को एक सूत्र पहले ही बता दे रहा है। उसने एक सूत्र बताया, कोई सिद्धांत बताया, कोई नियम बताया, कोई रूल बताया और बच्चों को बता दिया कि ये सूत्र है, इससे आगे बढ़ना है हमें। लेकिन आपने जब देखा था कि आगमन विधि में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, टीचर ने ऐसा कुछ नहीं किया। टीचर ने एक पैटर्न तैयार किया, टीचर ने उदाहरण लिए, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं या आपके आसपास के वातावरण से कुछ एग्जाम्पल निकल के आ सकते हैं, उदाहरण निकल के आ सकते हैं, वही हम छात्रों विद्यार्थियों को बताते हैं। और छात्र विद्यार्थी अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, अपने रूल की ओर बढ़ने के लिए, सिद्धांत की ओर बढ़ने के लिए एक पैटर्न जो उन्होंने अपनाया, उसके आधार पर रूल या सिद्धांत का निर्माण या नियम का निर्माण या रूल का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? वह सूत्र का उपयोग करके बताता है। अब जो सूत्र टीचर ने यहाँ पर दिया निगमन विधि में, उसने उसका उपयोग किया, है ना? टीचर भी वहां पे बताता है, टीचर ऑब्जर्वेशन के रूप में बच्चों के सामने कुछ ऑब्जर्वेशन रखता है और उनको बताता है कि किस तरह से इन रूल का यूज करना है, किस तरह से इन सिद्धांतों का उपयोग करके आपको आगे बढ़ना है। विद्यार्थी सूत्र के उपयोग से समस्या का समाधान करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचकर निष्कर्ष का सत्यापन करता है। परिणाम तक तो पहुंच गया, निष्कर्ष में पहुंच गया, कंक्लूजन उसने निकाल लिया, साथ ही साथ उसने उसका सत्यापन भी किया, वेरिफिकेशन किया, क्योंकि जो हमने निकाल करके देखा है, जो हमारे रिजल्ट्स आए, जो फाइंडिंग्स आए, क्या वो वास्तविकता में ठीक है या नहीं है। क्लियर? अब हम एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच, विश्लेषण एवं संश्लेषण उपागम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विश्लेषण उपागम के अंतर्गत ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स, समस्या को विभिन्न सूक्ष्म समस्याओं में विच्छेदन करते हुए अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इस उपागम में जो ज्ञात करना होता है या सिद्ध करना होता है, उससे आरंभ करते हैं। ठीक है ना? अब हम पहले ही देख लेते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, वहां से लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार ज्ञात करते करते जो कुछ दिया होता है उस तक पहुंच जाते हैं। मीन्स हमने क्या किया, विपरीत अवस्था में हम चले, जो ज्ञात था वहां से नहीं चले, जो ज्ञात करना है, जो अज्ञात चीज है, उस अज्ञात चीज को लेकर के हम चले और ज्ञात तक हम आने की कोशिश करते हैं। हमने पहले ही बोला है इसमें कि अननोन टू नोन चलना है। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर वही बात रिपीट की है कि इस उपागम में जो ज्ञात करना होता है या सिद्ध करना होता है, उससे आरंभ करते हैं। इस प्रकार ज्ञात करते करते जो कुछ दिया होता है उस तक पहुंच जाते हैं।
पूर्ण समस्या को सूक्ष्म भागों में विच्छेदित करते हुए डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन का उपयोग करते हुए समाधान तक पहुंचते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग शब्दों का उपयोग हुआ है, अपसारी चिंतन की बात हुई है। अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग से मीनिंग ये है कि विद्यार्थी विभिन्न दिशाओं में सोचते हुए आगे बढ़ता है ना। अब जब हमने अननोन टू नोन की बात की है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बात की है, उसे बहुत सारे सॉल्यूशन दिखेंगे। विभिन्न चिंतन विभिन्न दिशाओं में सोचते हुए, अपसारी चिंतन की बात करते हुए, अपसारी चिंतन करते हुए विभिन्न दिशाओं में वो बढ़ेगा। वहीं संश्लेषण उपागम में कंबाइनिंग द फैक्ट्स, तथ्यों का संयोजन करते हुए नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पे विद्यार्थियों ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करने की आवश्यकता है कि संश्लेषण उपागम जो है कंबाइनिंग द फैक्ट्स। अब देखिए वहां पे एनालिटिक अप्रोच में हमने क्या किया था? एनालिटिक अप्रोच में हमने एनालाइज करने की कोशिश की थी, विभिन्न दिशाओं में जाने की कोशिश की थी। जो हमारी प्रॉब्लम थी, हम विभिन्न एस्पेक्ट को सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंबाइनिंग द फैक्ट्स, तथ्यों का संयोजन कर रहे हैं। जो कुछ फैलाव की स्थिति है उसको एक पॉइंट्स पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन टू अननोन चल रहे हैं। जो कुछ ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? जब कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले दी गई समस्त सूचनाओं को एकत्र करते हैं, फिर उसे हल करते हैं। अर्थात समस्त सूचनाओं को एकत्र करते हुए कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हुए समाधान तक पहुंचते हैं, है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स एक विषय पर, एक बिंदु पर, एक किसी परिणाम पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात यहाँ पर कही हुई है। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिया है, उसको देखते हैं। If A upon B is equal to C upon D, then prove that AC plus 4B square upon BC is equal to C square plus 4BD upon DC. अतः इस प्रश्न में A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया गया भाग है, क्लियरली यहां दिया है, मेंशन है उसमें। इसकी सहायता से AC प्लस 4B स्क्वायर अपॉन BC इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4BD अपॉन DC सिद्ध करना है, प्रूव करना है। इस प्रकार विश्लेषण उपागम से प्रश्न हल करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष समस्या को प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक समस्या को सुनते हुए इस अर्थ को समझते हैं। इसके उपरांत जो सिद्ध करना है, AC प्लस 4B स्क्वायर अपॉन VC इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4BD अपॉन DC से प्रारंभ करके जो ज्ञात है, ज्ञात क्या है? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D प्राप्त करते हैं, जो कि दिया गया भाग है। वहीं संश्लेषण उपागम में प्रश्न हल करते समय शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या का आधार समझाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या का ज्ञान प्रदान करता है। विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से समस्या को हल करते हैं। जो ज्ञात है, ज्ञात कौन सा है? A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D से प्रारंभ करते हुए जो अज्ञात है, AC प्लस 4B स्क्वायर अपॉन VC इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 4BD अपॉन DC को सिद्ध करते हैं। आगे हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच, अन्वेषण उपागम पर चर्चा करेंगे। इस उपागम में टीचर सेट्स अ प्रॉब्लम, शिक्षक एक समस्या का निर्माण करता है। इसके उपरांत स्टूडेंट्स वर्क एज एन इंडिपेंडेंट डिस्कवरर, विद्यार्थी एक शोधकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें नो हेल्प फ्रॉम टीचर, विद्यार्थियों को कार्य के दौरान शिक्षक कोई मदद नहीं करता है। यहाँ शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में आपके समक्ष होता है, लेकिन वो आपको
समस्या के समाधान में किसी प्रकार की मदद या हेल्प नहीं करता है। अतः यहाँ यह आशय निकलता है कि अन्वेषण उपागम एक खोज उपागम है। यहाँ छात्रों को अर्थात विद्यार्थियों को स्वतंत्र खोजकर्ता के स्थान पर रखा जाता है। यह उपागम शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपागम में विद्यार्थी एक शोधकर्ता की तरह कार्य करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पर शोधकर्ता की बात बार बार की जा रही है। शोधकर्ता मीन्स हर एस्पेक्ट को सोचना, दिशाओं में, प्रत्येक दिशाओं में सोचना और विभिन्न विषयों पर, विभिन्न पक्षों पर चर्चा करते हुए, विचार करते हुए, अपना चिंतन करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो इस प्रकार ह्यूरिस्टिक अप्रोच में भी विद्यार्थी एक शोधकर्ता के रूप में कार्य करते हुए समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं। वहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी उपागम, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, विद्यार्थी केंद्रित उपागम है, जिसमें स्टूडेंट्स यूज देयर प्रीवियस नॉलेज अर्थात विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने अनुभवों एवं गतिविधियों के माध्यम से स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, विद्यार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। वहीं टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स, शिक्षक पूर्ण क्रिया पर ध्यान रखते हुए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में या रचनावादी उपागम में मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ना। आपने जैसे पूर्व में भी कई सारी अप्रोच देखी, कई सारे उपागम देखे, सभी में हमें समस्या का समाधान करना है। समस्या समाधान करने के तरीके अलग अलग है, क्लियर। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, विद्यार्थी केंद्रित उपागम है, जिसमें एक बात ये भी कही हुई है कि टीचर जो है फैसिलिटेटर है, वो आपको सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, सुविधाएं प्रदान कर रहा है। लेकिन जो हमारा विद्यार्थी है, विद्यार्थी को ही एक निष्कर्ष पर या हमारी समस्या के समाधान पर पहुंचना है। वो स्वयं अपना मार्ग निश्चित करते हुए आगे बढ़ता है, स्वयं अपने समस्या का समाधान प्राप्त करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, अपने स्वयं का ज्ञान खुद स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है, उसकी रचना करता है। इसीलिए इसको रचनावादी उपागम के नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के रूप में जानते हैं। अतः विद्यार्थियों, हमने अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणितीय शिक्षण के उपागमों का अध्ययन किया। हमने गणित शिक्षण में उपयोग होने वाले विभिन्न उपागमों पर चर्चा की। साथ ही हमने यह भी जाना कि सभी कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए एक उपागम लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। हर विद्यार्थी अलग है ना। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान यही कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग है ना। तो जब प्रत्येक विद्यार्थी अलग है तो उसकी विशेषताएं अलग है, विशेषताएं अलग है, सीखने की क्षमताएं अलग है ना। वो विभिन्न क्षमताओं से, विभिन्न सीखने के अधिगम विधियों से वो सीखने की कोशिश करता है। जब वो अलग अलग विधियों से सीखता है, अलग अलग उपागमों से सीखता है, उसके सीखने के तरीके अलग हैं, सीखने के रास्ते अलग हैं। इसलिए हमें भी एक शिक्षक के रूप में आवश्यकता है कि भिन्न भिन्न उपागमों का उपयोग हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग करें, जिससे कि हमारे छात्र या विद्यार्थियों को जो कुछ सिखाना चाहते हैं, जो कुछ गोल या लक्ष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं, वे आसानी से, सरलता से उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। That was all for today's lecture. We will discuss some other topic again in the next lecture. Till then, best wishes to all of you.